नमस्कार, स्वागत है आपका विफर्ण हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और इस क्लास में अपन पढ़ रहे थे बुद्धि के सिद्धांत। तो बुद्धि के विभिन्न सिद्धांतों में अपनों ने जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है गिलफोर्ड का सिद्धांत, तो उसका अध्ययन कल की क्लास में अपनों ने किया था। तो बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ और आज भी अपन एक महत्वपूर्ण सिद्धांत इस क्लास में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। और इस क्लास में अपन कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे? बुद्धि। और बुद्धि में भी अपन क्या पढ़ रहे थे? बुद्धि के सिद्धांत पढ़ रहे थे। तो बुद्धि के सिद्धांत। अब बुद्धि के सिद्धांतों में यदि अपन अगले सिद्धांत की बात करें तो अगला सिद्धांत यहां पर है बहुतत्व का सिद्धांत। बहुतत्व का सिद्धांत। कौन थे इस सिद्धांत के प्रतिपादक? अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक इस सिद्धांत के प्रतिपादक माने जाते हैं। देखिए, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इस सिद्धांत में बहु यानी अनेक तत्व होते हैं और अनेक तत्वों के योग से बुद्धि बनने के कारण इसे बहुतत्व का सिद्धांत भी कहा जाता है। देखिए, ये जो स्पीयरमैन है, स्पीयरमैन एक मनोवैज्ञानिक है और उनके द्वारा जो बुद्धि के संबंध में सिद्धांत दिए गए वो द्वितत्व का सिद्धांत था और त्रितत्व का सिद्धांत था। जो द्वितत्व का सिद्धांत था उसमें दो तत्व उनके द्वारा बताए गए थे। कौन कौन से? एक तो सामान्य बुद्धि और एक था विशिष्ट बुद्धि। विशिष्ट बुद्धि, ये दो तत्व बताए गए थे। और जो तीसरा सिद्धांत माना जाता है वो कौन सा माना जाता है? समूह कारक सिद्धांत माना जाता है या समूह कारक तत्व माना जाता है। सॉरी, सिद्धांत नहीं, समूह तत्व इन्होंने तीसरा तत्व माना था। अब ये तीन तत्व त्रितत्व सिद्धांत में बताए थे और ये दो तत्व द्वितत्व सिद्धांत में इनके द्वारा बताए गए थे। इन्होंने यूं कहा कि सामान्य बुद्धि है वो सामान्य कार्य के लिए और विशिष्ट बुद्धि विशिष्ट कार्य के लिए होती है। और यहाँ पर ये बात मैंने इसलिए बताई है क्योंकि थॉर्नडाइक इस सामान्य बुद्धि का विरोध करते हैं, या फिर अपन यूं कहें कि इन्होंने जो स्पीयरमैन है उनके सिद्धांत का खंडन किया। साथ साथ स्पीयरमैन के सिद्धांत की आलोचना भी इनके द्वारा की गई और इनके द्वारा स्पीयरमैन के सिद्धांत की जो आलोचना की गई, जो खंडन किया गया, वो मुख्यतः जो आलोचना व खंडन किया गया इस सिद्धांत का, वो मुख्यतः इस आधार पर किया गया था, सामान्य बुद्धि या सामान्य तत्व के आधार पर। ये कहते हैं कि सामान्य तत्व जैसी कोई बुद्धि नहीं होती, सब में कोई न कोई विशिष्ट कार्य हेतु व्यक्ति जो भी कार्य करता है वो अपने विशिष्ट ढंग से करता है, तो उसमें विशिष्ट बुद्धि काम करती है, जी फैक्टर उसमें होता ही नहीं है। तो इसलिए अपन यहाँ पर कह सकते हैं कि इन्होंने है वो जो सिद्धांत दिया उसमें स्पीयरमैन के सिद्धांत का खंडन किया। इनके द्वारा एक जो सिद्धांत दिया गया है अधिगम में, उस सिद्धांत का नाम क्या है? उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। उद्दीपक अनुक्रिया का मतलब क्या हुआ? उद्दीपक अनुक्रिया का मतलब होता है स्टिमुलस यानी एस और रेस्पॉन्स यानी आर। एस आर थ्योरी इसे बोला जाता है। एस आर थ्योरी इस सिद्धांत को कहा जाता है। तो उन्होंने जो अपनी अधिगम में एस आर थ्योरी दी थी, अधिगम में एस आर थ्योरी जो थॉर्नडाइक द्वारा दी गई थी, उसी के आधार पर इसका प्रतिपादन किया था। उसी के आधार पर इन्होंने इस सिद्धांत का निर्माण किया था, रूपरेखा बनाई थी। देखिए, इन्होंने सबसे पहले तो यूं कहा कि सामान्य कारक जैसा कोई तत्व नहीं होता या कोई कारक नहीं होता। तो होता क्या है? कहते हैं कि व्यक्ति में अनेक प्रकार की मानसिक योग्यताएं होती हैं। एक व्यक्ति में अनेक प्रकार की मानसिक योग्यताएं होती है और जो अनेक प्रकार की मानसिक योग्यताएं होती है वो अपनी विशिष्टता लिए हुए होती है। विशिष्टता लिए हुए होती है।
अलग अलग प्रकार की। अब जैसे खाना तो सभी लोग बनाते हैं, पर कुछ खाना बनाने वाले लोग करोड़ों अरबों कमा रहे हैं, तो उनमें क्या है, विशिष्ट बुद्धि है। तो हर एक क्षेत्र में विशिष्ट बुद्धि काम करती है, हमारी मानसिक योग्यता काम करती है। एक काम वाली बाई है, उसको 1000 लोग बुलाना चाहते हैं, उसे ज्यादा पैसे देकर भी लेकर जाना चाहते हैं, जबकि एक है जो बहुत ही कम पैसे में सस्ते में आ सकती है, उसको कोई बुलाना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि हर एक की अपनी काम करने की कला होती है, हर एक का अपना काम करने का विशिष्ट ढंग होता है। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि ये जो SR थ्योरी है, उसी के आधार पर इन्होंने इस सिद्धांत का प्रवर्तन किया और इन्होंने ये बताया कि भाई हर एक व्यक्ति की अपनी मानसिक क्षमता होती है, मानसिक योग्यता होती है, और इस प्रकार अनेक जो मानसिक योग्यताएं होती है, मानसिक योग्यताएं, ये जो अनेक मानसिक योग्यताएं होती है, उसे भी, उन मानसिक योग्यताओं को भी इन्होंने कहा कि ये तत्व होते हैं, अनेक तत्व होते हैं, छोटे छोटे तत्व होते हैं जिनसे मिलकर बुद्धि बन जाती है, यानी बुद्धि का संपूर्ण निर्माण होता है। तो इन्होंने कहा कि अनेक तत्वों से मिलकर क्या बनती है, बुद्धि बनती है। और ये जो अनेक तत्व होते हैं ना, इनकी गणना नहीं की जा सकती, इनके बारे में स्पष्टता कुछ नहीं कहा जा सकता, उसी प्रकार से नहीं कहा जा सकता जिस प्रकार से आप बालू के ढेर के बारे में कुछ नहीं कह सकते। और इसीलिए इन्होंने जो बालू का ढेर है, बालू का ढेर, अब मान लीजिए ये धरातल है, अब इस पर बालू का ढेर इस प्रकार से होता है, इसकी ये ऊंचाई होती है, ये इसकी चौड़ाई होती है, और इसमें यूं है कि हर तरह से बालू के ढेर का विकास होता है, चौड़ाई में भी वह जाता है, ऊंचाई में भी जाता है। तो उसी प्रकार से इन्होंने कहा कि भाई मनुष्य की जो बुद्धि है उसका हर तरीके से विकास होता है, और इसमें भी ऊंचाई भी होती है। जैसे बालू के ढेर में ऊंचाई होती है, उसी प्रकार से बुद्धि में कुछ विशिष्ट योग्यताएं हैं जो ऊंचाइयों पर चली जाती हैं। जो कठिन कार्य की क्षमता होती है वो किस संबंध में आती है, ऊंचाई में ही आती है। चौड़ाई में यदि बात करें तो चौड़ाई में व्यापकता को लिया जा सकता है। किसी व्यक्ति की इस योग्यता का स्तर व्यापकता लिए हुए होता है, यानी वो लोग हैं वो मल्टी टैलेंटेड होते हैं, उनको किसी भी कार्य को दे दो तो वो उस कार्य को, यानी काफी सारे कार्य वो आसानी से कर पाते हैं। तो इसलिए कुछ के कार्यों की व्यापकता होती है, कुछ के कार्य ऊंचाई पर जाते हैं, यानी एक कार्य करते हैं और उस कार्य को वहां तक पहुंचा देते हैं जहां तक लोग देखकर आश्चर्यचकित हो जाए। तो इस प्रकार से इन्होंने कहा कि बालू के ढेर, और बालू के ढेर से इनके द्वारा तुलना करने का एक कारण और भी था कि बालू के ढेर में जो रेत के कण होते हैं वो अनेक होते हैं, उसी प्रकार से बुद्धि के सिद्धांत में भी अनेक तत्व होते हैं। इन्होंने ये भी कहा कि जिस प्रकार से बालू के ढेर में, यानी रेत के ढेर में, ये पता ही नहीं लगाया जा सकता, ये अंदाजा ही नहीं लगाया जा सकता कि कितने कणों के मेल से रेत का ढेर बना है। उसी प्रकार से बुद्धि में भी बुद्धि के जो विभिन्न तत्व हैं उनकी जो गणना है वो संभव नहीं है, गणना संभव नहीं है, अर्थात उनकी गणना नहीं की जा सकती। तो इस प्रकार से बहुतत्व सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया, और यहाँ पर चूंकि इन्होंने बालू के ढेर से बुद्धि की तुलना की, इसलिए इसको बालू का सिद्धांत भी कहा जा सकता है। इसे क्या कहा जा सकता है, बालू का सिद्धांत भी कहा जा सकता है। तो इस प्रकार इस सिद्धांत को दिया गया। इसके साथ साथ यहाँ पर इन्होंने अनेक तत्वों द्वारा बुद्धि का निर्माण माना।
तो इसलिए इसको अपन बहुतत्व का सिद्धांत भी कह सकते हैं, साथ साथ बहुकारक का सिद्धांत भी अपन यहाँ पर इसको कह सकते हैं। तो इसके लिए अनेक शब्दों को काम में लिया जा सकता है, बहुतत्व, बहुकारक सिद्धांत। तो इस प्रकार से ये इसके अनेक सिद्धांत थे। इसके साथ साथ इन्होंने यूं भी कहा कि देखिए, जैसे बालू का ढेर होता है वैसे एक परमाणु भी होता है। जिस प्रकार से बालू का ढेर बालू के अनेक कणों से मिलकर बनता है, उसी प्रकार से परमाणु जो है वो छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बनता है। तो अणु से मिलकर क्या बनता है? परमाणु बनता है। और अणुओं की संख्या निश्चित नहीं होती, वो अनेक होते हैं और छोटे छोटे होते हैं। तो उसी प्रकार से जो मन या मस्तिष्क या फिर अपन बुद्धि कहें, तो बुद्धि भी अनेक छोटे छोटे कारकों से मिलकर बनती है या अनेक छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बनती है। तो यहाँ पर इसको परमाणुवादी सिद्धांत भी कहा जा सकता है। परमाणुवादी सिद्धांत भी कहा जा सकता है। क्यों कहा जा सकता है? क्योंकि बुद्धि अनेक छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बनी होती है। जिस प्रकार से एक परमाणु में छोटे छोटे अणु होते हैं, उसी प्रकार से इसमें भी छोटे छोटे अणु होते हैं, जिससे एक परमाणु का ढेर बनता है। तो इस प्रकार से इन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया और इस सिद्धांत में उन्होंने महत्वपूर्ण जो बात बताई वो यही थी कि भाई इसमें जो बुद्धि में है वो अनेक कारक या अनेक तत्व होते हैं। और ये जो कारक होते हैं, ये जो तत्व होते हैं, ये अपनी अलग सूक्ष्म योग्यता लिए हुए होते हैं, अर्थात इनमें अनेक सूक्ष्म योग्यताएं निहित होती है। और इनमें जो योग्यताएं निहित होती है, उसके आधार पर व्यक्ति है वो अपना विकास कर सकता है। या फिर अपन यूं कहें कि जो अनेक सूक्ष्म योग्यताएं हैं उनमें अनेक तत्व होते हैं, या फिर अपन यूं कहें कि अनेक तत्वों में जो सूक्ष्म योग्यताएं होती है उसके द्वारा व्यक्ति अपने कार्यों को सुचारू रूप से प्रतिपादित भी कर सकता है। तो ये था बहुकारक बहुतत्व का सिद्धांत। अपन अच्छे से और देख लेते हैं एक बार। देखिए कौन सा सिद्धांत पढ़ रहे हैं अपन यहाँ पर? बहुतत्व का सिद्धांत। यहां पर अपन बात कर रहे हैं किसकी? बहुतत्व का सिद्धांत, प्रतिपादक थॉर्नडाइक। बहुतत्व का सिद्धांत कौन? थॉर्नडाइक। ये तो बहुतत्व का सिद्धांत जो है वो थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था। इसके आधार पर यदि अपन बात करें इसके विभिन्न नामों की, तो देखिए बहुकारक के सिद्धांत, बहुतत्व के सिद्धांत का एक नाम है वो बहुकारक का सिद्धांत दिया जाता है, सिद्धांत दिया जा सकता है। यदि अपन बात करें किसकी? अन्य नामों की, तो इस सिद्धांत को ही बहुकारक का सिद्धांत कहा जा सकता है। इसे विशेष योग्यता का सिद्धांत भी कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने स्पेयरमैन द्वारा दिए गए सामान्य फैक्टर का विरोध करते हुए विशिष्ट योग्यता को इन्होंने महत्व दिया। इसके साथ साथ इसे परमाणुवादी सिद्धांत भी कहा जा सकता है, परमाणुवादी सिद्धांत भी कहा जा सकता है। और इसके साथ साथ इसे बालू का टीला, बालू का टीला का सिद्धांत भी कहा जा सकता है। तो इस प्रकार से इस सिद्धांत के अनेक नाम यहाँ पर अपन बोल सकते हैं। परमाणुवादी सिद्धांत हो गया, बालू सिद्धांत हो गया, इसके साथ साथ ये जो सिद्धांत है वो बहुकारक या बहुतत्व का सिद्धांत है। और विशिष्ट योग्यता का सिद्धांत क्यों है, ये यहाँ पर चीज महत्वपूर्ण हो जाती है कि इन्होंने स्पेयरमैन द्वारा दिए गए सामान्य तत्व का विरोध किया।
तो जाहिर सी बात है विशिष्ट तत्व का समर्थन किया, तो विशेष योग्यता को ही इन्होंने महत्व दिया। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं आगे। आगे अपन इस सिद्धांत के बारे में कौन कौन सी चीजें देख सकते हैं, ये हो गए इस सिद्धांत के अलग अलग अन्य नाम। आगे अपन क्या कह सकते हैं, इन्होंने क्या बताया है कि भाई जो बुद्धि है वो क्या है, कई तत्वों का समूह होता है। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि, इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि में मैंने आपको क्या बताया है कि कई तत्वों का समूह होता है। बुद्धि कई तत्वों का समूह है, एक तो ये बात आ गई। और जब कई तत्वों का समूह है इसमें कहा जा सकता है, तो जाहिर सी बात है कि ये उभयनिष्ठ हो गया। ठीक है, ये एकनिष्ठ तो है नहीं, ये तो उभयनिष्ठ है। और तो यहां पर अपन ये भी कह सकते हैं कि भाई इन्होंने, अभी मैंने आपको बताया था कि बुद्धि में अनेक तत्व होते हैं और जितने भी तत्व होते हैं वो अपने अंदर सूक्ष्म योग्यता लिए हुए होते हैं। तो प्रत्येक तत्व में सूक्ष्म योग्यता निहित होती है। तो प्रत्येक तत्व में सूक्ष्म योग्यता निहित होती है। अब ये जो योग्यता निहित होती है उसके आधार पर, उस योग्यता के आधार पर व्यक्ति अपने कार्यों का संपादन करता है या व्यक्ति अपने कार्यों को करता है। तो यहां पर अपन ये भी कह सकते हैं कि भाई प्रत्येक तत्व में जो निहित योग्यता होती है, या फिर अपन यूं कहें कि मनुष्य मनुष्य की जो बुद्धि के अनेक तत्व होते हैं, बुद्धि के अनेक तत्व होते हैं। अब मनुष्य की बुद्धि के अनेक तत्व होते हैं और जितने तत्व होते हैं उतने ही प्रकार के कार्य वो संपादित कर सकता है। अब जितने अनेक तत्व होते हैं और अनेक तत्व क्या रखेंगे, अलग अलग योग्यता रखेंगे। तो यहां पर जितने अनेक तत्व होते हैं तथा वे सभी तत्व क्या करते हैं, सभी तत्व अलग अलग कार्य संपादन में सहयोग करते हैं। ये चीजें देख लीजिए, मोटे तौर पर तो यही है बुद्धि का सिद्धांत। बुद्धि का सिद्धांत, बुद्धि के अनेक तत्व, अनेक तत्वों में योग्यताएं, उन योग्यताओं के आधार पर अनेक कार्य व्यक्ति कर सकता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं आगे। यहां पर मैंने आपको यह भी बताया था कि भाई बुद्धि में अनेक तत्व या फिर अपन यूं कह सकते हैं बुद्धि में क्या होते हैं, अनेक तत्व होते हैं या असंख्य कारक होते हैं। ये जो असंख्य कारक या जो अनेक तत्व होते हैं इनकी गणना नहीं की जा सकती, इसीलिए तो बालू की रेत या बालू की टीले से इसकी तुलना की गई है। तो यहां पर अपन कह सकते हैं कि इस सिद्धांत के अनुसार
अनुसार बुद्धि के असंख्य तत्वों की गणना संभव नहीं है। ये लीजिए, इस सिद्धांत के अनुसार क्या हुआ कि बुद्धि के अनेक तत्व होते हैं और उन अनेक तत्वों में क्या होता है कि उनकी गणना है वो संभव नहीं है। इसके साथ साथ अपन ये भी कह सकते हैं कि जो बुद्धि है, बुद्धि एक दो या तीन तत्वों से नहीं बनती। यह क्या बुद्धि क्या होती है भी, एक या दो या तीन तत्वों से नहीं मिलती, जैसे नहीं बनती। यह तो क्या होती है, बहुतत्व युक्त होती है। ये लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। इन्होंने कहा कि एक दो या तीन तत्व नहीं होते, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये तो क्या होता है, बहुतत्व से युक्त होती है। इसके साथ साथ यदि अपन बात करें कि आगे इन्होंने कौन सी चीजों को महत्वपूर्ण बताया है, तो देखिए यहां पर इन्होंने कहा है कि विभूति अनेक तत्व युक्त होती है और उन तत्वों की गणना भी नहीं की जा सकती है। साथ साथ उन्हीं तत्वों के आधार पर व्यक्ति अपने कार्यों का संपादन भी करता है। यहां पर अपन यूं भी कह सकते हैं कि जो इसीलिए तो है वो, यहां पर अपन यूं कह सकते हैं, इसी आधार पर थॉर्नडाइक ने बुद्धि की तुलना रेत के टीले से, या फिर अपन यूं कह सकते हैं बालू के कणों से करते हुए सिद्धांत का संपादन कार्य किया है। तो इन्होंने क्या किया है कि बुद्धि के अनेक तत्व होते हैं और अनेक तत्व जो किसके समकक्ष हो सकते हैं, वो बालू के कण व बालू के टीले के समान हो सकते हैं। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं आगे। इन्होंने किस किस चीज को शामिल किया है, अपन यहां पर ये चीज भी देख लेते हैं। इन्होंने अपने सिद्धांत में आकृति को शामिल किया है, आकार को शामिल किया है, लंबाई को शामिल किया है, चौड़ाई को शामिल किया है। मैंने आपको बताया भी था। तो अपन यूं कह सकते हैं कि इस सिद्धांत में इन्होंने आकृति, आकार, लंबाई तथा चौड़ाई को शामिल किया है। तो इन्होंने आकृति, आकार, लंबाई और चौड़ाई इन सभी तत्वों को शामिल किया है और इसीलिए अपनों ये डायग्राम बनाया था। यहां पर जो अपन देख सकते हैं कि ये जो पृथ्वी का धरातल है और उस पर इस प्रकार से
अनेक, ये बालू का टीला है, ठीक है, ये बालू का टीला है जो अनेक कणों से मिलकर बनता है, अनेक कणों से मिलकर बनता है, से निर्मित। और ये जो कण होते हैं इन्हीं को इन्होंने किसका नाम दिया है? बुद्धि के तत्व का नाम दिया है। यहां पर अपनों ने देखा कि आकृति, यानी इसकी पूरी आकृति कैसी है, इसका आकार कैसा है, इसकी लंबाई कैसी, इसकी लंबाई कैसी है, इसकी चौड़ाई कैसी है। तो इन चारों चीजों को इन्होंने इसमें शामिल किया है। ये तो क्या हो जाती है? ये हो जाती है ऊंचाई, और ये क्या हो जाती है? ये चौड़ाई, या फिर अपन यूं कहें व्यापकता। इस ऊंचाई को ही इन्होंने क्या नाम दिया है? लंबाई। और आकृति और आकार ये हो जाता है। तो इस प्रकार से इन्होंने यहाँ पर इसकी तुलना की है। तो आप जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं आगे इसके बारे में और कौन कौन सी चीजें कही जा सकती है। देखिए, इन्होंने है वो यूं कहा कि भाई इसका जी फैक्टर से निर्माण नहीं होता, ठीक है। इन्होंने फिर किस तत्व को शामिल किया है? विशिष्ट तत्व को। तो यहां पर अपन ये भी कह सकते हैं, सबसे पहले तो अपन बात कर लेते हैं कि इसकी तुलना किस किस से की। तो एक तुलना तो होगी बालू के टीले या रेत के कणों से की। दूसरी अपन किस चीज को शामिल कर सकते हैं कि इन्होंने कहा कि बुद्धि के अनेक तत्व, बुद्धि के जो अनेक तत्व है वो परमाणु के छोटे छोटे अणुओं के समान सक्षम होते हैं, क्योंकि सभी के सभी तत्व अपनी अपनी योग्यताएं लिए हुए होते हैं। तो छोटे छोटे अणुओं के समान सक्षम होते हैं, और इसके साथ साथ अपन कह सकते हैं सक्षम तथा असंख्य होते हैं। और ये चीज यहां पर बताने की जरूरत नहीं है, मैं बता चुकी हूं कि इसीलिए इस सिद्धांत को परमाणुवादी सिद्धांत भी कहते हैं। तो बालू का रेत का सिद्धांत क्यों कहते हैं, बालू के टीले का सिद्धांत क्यों कहते हैं, परमाणुवादी सिद्धांत किसे कहते हैं, ये सभी की सभी चीजें अपन यहाँ पर देख चुके हैं। इसके साथ साथ अपनों ने ये भी कहा कि भाई इसमें है वो इन्होंने जी फैक्टर का क्या किया, इन्होंने विरोध किया। और इसके साथ साथ इन्होंने अनेक एलिमेंट्स यहाँ पर बताए हैं। तो अपन यहाँ पर कह सकते हैं कि थॉर्नडाइक ने स्पीयरमैन के जी फैक्टर का विरोध किया। थॉर्नडाइक ने स्पीयरमैन के जी फैक्टर का विरोध किया। या फिर अपन सीधा का सीधा यूं भी कह सकते हैं कि इन्होंने स्पीयरमैन के सिद्धांत का खंडन या फिर आलोचना की। तो इस सिद्धांत का खंडन किया या इस सिद्धांत की आलोचना की, ये चीज अपन यहाँ पर कह सकते हैं। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं आगे इस संबंध में अपन और कौन कौन सी चीज कह सकते हैं। देखिए, ये हो गया जी फैक्टर का विरोध किया। और इन्होंने जो ऊंचाई, चौड़ाई या फिर ये जो बात की है पूरी आकृति की, तो यहां पर इन्होंने किन किन चीजों को, किन किन तत्वों को शामिल किया है, वो चीज भी अपन देख सकते हैं।
इसके साथ साथ आपको मैं ये भी बता देती हूँ कि इन्होंने जब विशिष्ट तत्वों को शामिल किया है तो इन्होंने बुद्धि को अर्जित बताया है कि बुद्धि क्या होती है, बाहर से अर्जित होती है। तो यहाँ पर अपन मान सकते हैं कि वो बालू के टीले के समान यदि अपन बात करें कि भाई ऊंचाई क्या है, ऊंचाई क्या है, तो ऊंचाई क्या है, कार्यों की कठिनता, कार्यों की कठिनता। कार्यों की कठिनता का क्या मतलब हुआ कि भाई जिस प्रकार से टीला ऊंचा जो होता जाता है तो अपन ऊंचाई पर चढ़ते हैं तो वैसे वैसे, ये ट्रिक बता रही हूँ याद करने की, अपन जैसे जैसे ऊंचाई पर चढ़ते हैं वैसे वैसे अपने को कठिनता आती है ना, उसी प्रकार से यहाँ पर ऊंचाई। हालांकि इन्होंने यूं कहा है कि भाई ये जो बुद्धि का फैक्टर, ये अपनों ने बात की थी ना बालू के टीले में, कि ये जो ऊंचाई है ये ही हमें कार्यों की कठिनता को समझने की योग्यता प्रदान करती है या सक्षम बनाती है। इसके साथ साथ अपनों ने बात की थी किसकी, चौड़ाई की। तो चौड़ाई जो है वो क्या होती है, एक तो विभिन्नता लिए हुए होती है, एक व्यापकता लिए होती है। तो कार्यों की विभिन्नता या व्यापकता, तो ये किस में शामिल किए जाते हैं, चौड़ाई में शामिल किए जाते हैं। उसके बाद यदि अपन बात करें क्षेत्रफल की, तो इसमें जो क्षेत्रफल है वो कहां पर और कैसे निर्भर करता है। देखिए इसमें जो कार्य होते हैं, कार्यों का स्तर आ जाता है, और इसके साथ साथ इन्होंने गति तत्व को शामिल किया है। तो वो इन्होंने कहा है कि 0 से सभी, यानी जो गति है वो कार्य करने की क्षमता है वो 0 से शुरू होती है और फिर अंत तक चली जाती है। अब अंत तक कुछ लोग तो बहुत जल्दी जल्दी कार्य को संपन्न करते हैं। तो इस प्रकार से इन्होंने ये जो बालू का टीला नामक सिद्धांत है उसमें जो तुलना की, उसमें मैंने आपको बताया था कि भाई लंबाई, चौड़ाई और इसके साथ साथ लंबाई, ऊंचाई, लंबाई कोई ऊंचाई कहा, इसके साथ साथ चौड़ाई होगी जो व्यापकता में आ गई, और कार्यों की गति कैसे होती है, 0 से शुरू होती है। सबसे पहले आप कोई भी काम कर लीजिए, आप बहुत धीरे करेंगे, धीरे धीरे आपकी आदत में आ जाता है तो आप उस काम को आसानी से संपादित कर सकते हैं। क्षेत्रफल भी हो गया, कार्यों का स्तर हो गया। तो इस प्रकार से ये चीजें भी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर यदि सीधा का सीधा ये पूछ लिया जाता है कि भाई इन्होंने है वो लंबाई, चौड़ाई और ये जो क्षेत्रफल है या गति है उनको किन किन नामों से देखा है, तो यहाँ पर अपन सीधी की सीधी ये बातें कह सकते हैं। क्षेत्रफल में इन्होंने कार्यों की स्तर के साथ साथ कार्यों की संख्या को भी शामिल किया है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं आगे अपन क्या करते हैं कि देखिए इन्होंने यूं कहा है कि व्यक्ति जितने प्रकार के कार्य संपादित कर सकता है उतनी ही प्रकार की योग्यता होती है। और इसके साथ साथ इन्होंने जो है वो कहा कि जी फैक्टर यानी सामान्य तत्व जैसी या सामान्य बुद्धि जैसी कोई भी योग्यता या कोई भी क्षमता यहाँ पर नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि भाई जितने तत्व होते हैं मनुष्य में, जितने प्रकार के वो कार्य संपादित करता है उतनी ही प्रकार की मनुष्य की बुद्धि मानी जा सकती है। ये चीज हालांकि अपन देख चुके हैं। तो उसके साथ साथ अपन ये भी कह सकते हैं अनेक मानसिक योग्यताओं के अनुसार व्यक्ति में अनेक मानसिक योग्यताएं होती हैं, उनके अनुसार व्यक्ति में अनेक बुद्धि तत्व
होते हैं। अनेक मानसिक योग्यताओं के अनुसार अनेक बुद्धि तत्व होते हैं जिसके आधार पर व्यक्ति कार्य संपादित करता है। महत्वपूर्ण बात, इनके अनुसार जी फैक्टर जैसी यानी सामान्य बुद्धि जी फैक्टर यानी सामान्य बुद्धि जैसा कोई बुद्धि कारक नहीं होता। ये लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अपन इस सिद्धांत के अनुसार अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व के बारे में बात करने जा रहे हैं। देखिए, यहां पर अपन एक और अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे जो बहुतत्व सिद्धांत की रीढ़ कही जा सकती है। अनेक बुद्धि के कारक, और वो सभी के सभी कारक अनेक योग्यताएं लिए हुए, और उन सभी की सभी योग्यताओं के आधार पर व्यक्ति अनेक प्रकार के कार्य करता है। ये इस सिद्धांत का मूल या सारांश अपन कह सकते हैं। और इसीलिए इस सिद्धांत को क्या नाम दिया गया? बहुतत्व का सिद्धांत नाम दिया गया। अनेक तत्वों में अनेक योग्यताएं, और जो अनेक तत्वों की अनेक योग्यताएं हैं, अनेक क्षमताएं हैं, उसी के आधार पर व्यक्ति अनेक प्रकार के कार्य करता है। ये तो हो गई इसकी मूल बात। अब इन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि भाई एक व्यक्ति में अनेक प्रकार की योग्यताएं होती है, क्योंकि सामान्य बुद्धि जैसा या जी फैक्टर जैसा तो कोई तत्व होता ही नहीं है। तो अनेक व्यक्तियों में अनेक प्रकार की बुद्धि पाई जाती है, अनेक प्रकार की योग्यताएं भी पाई जाती हैं। जब अनेक प्रकार की बुद्धि या अनेक प्रकार की योग्यताएं व्यक्ति में पाई जाती है, तो यहां पर अपन एक चीज और कह सकते हैं कि ये जो अनेक प्रकार की योग्यताएं या अनेक प्रकार के तत्व होते हैं, वो यदि एक दूसरे से संबंधित हो तो व्यक्ति को ज्यादा फायदा होता है, व्यक्ति बहुत ज्यादा आगे बढ़ता है। नहीं समझे? समझ लीजिए। आप जानते हैं विराट कोहली एक क्रिकेटर है, यानी खेल में है, और खेल कौन सा? क्रिकेट। और क्रिकेट में भी इनकी छवि किस रूप में है? बल्लेबाज के रूप में है। एक महान एथलीट कहा जा सकता है इनको, और इनको एक अच्छा उत्कृष्ट बल्लेबाज कहा जाता है। अब विराट कोहली दौड़ में भी बहुत अच्छे हो, यानी दौड़ में भी मिल्खा सिंह की योग्यता इनमें आ जाए, तो इनके इस क्रिकेट में 4 चांद नहीं लग जाएंगे? लग जाएंगे ना। तो उसी प्रकार से अब मान लीजिए कि विराट कोहली खेल में है, खेल क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, परंतु इसके साथ साथ इनकी पढ़ने में भी बहुत अच्छी रुचि है। तो ये दोनों असंबंधित क्षेत्र हो गए, और दोनों का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं होने के कारण एक दूसरे के विकास में कोई सहयोग नहीं करेगा। जबकि यहां पर देखिए, अगर खेल यानी क्रिकेट और दौड़ दोनों में ही रुचि है, इसके साथ साथ दोनों में यदि बहुत अच्छे हैं, तो दोनों मिलकर इनकी इस गेम को बहुत आगे ले कर जा सकते हैं। तो यही बात इन्होंने कही है, और इसीलिए इस सिद्धांत को उभयनिष्ठता का सिद्धांत भी कहा जा सकता है। कैसे? देखिए, इन्होंने कहा इस सिद्धांत के अनुसार, व्यक्ति में इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति में यदि संबंधित
तत्वों की योग्यता हो तो उसका उत्कृष्ट विकास संभव है। जैसे अब मान लीजिए कि एक व्यक्ति पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट है। अब वो पढ़ाई में इंटेलिजेंट है, इसका मतलब उसकी प्रतिभा है। अब उसके साथ साथ उसको किताबें पढ़ने का शौक है। किताबें पढ़ने का शौक का मतलब होता है कि वो अनेक विषयों की अलग अलग किताबें पढ़ता है। देखिए, इंटेलिजेंट होना अलग बात है और शौक होना अलग बात है। एक व्यक्ति इंटेलिजेंट इसलिए भी हो सकता है क्योंकि उसको वातावरण दिया जाता है उसकी बुद्धि को उसी तरफ लगाने का, तो वो उस क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है। परंतु साथ साथ अपन ये भी कह सकते हैं कि भाई एक जो व्यक्ति है उसमें जो योग्यताएं हैं वो अनेक प्रकार की हैं, परंतु उसमें संबंधित योग्यताएं हो जाए। जैसे अपन वो पहले वाला उदाहरण भी लिख सकते हैं, जैसे खेलों में रुचि रखने वाले या अपन खेल किसका ले सकते हैं, फुटबॉल का, वाले खिलाड़ी यदि दौड़ में भी अच्छे हो तो, यदि खेलों में रुचि रखने वाले दौड़ में भी यदि अच्छे हो तो उनकी योग्यता का अधिक विकास संभव है। ये लीजिए, ये है थॉर्नडाइक का सिद्धांत और थॉर्नडाइक से संबंधित सभी बातें। तो उम्मीद करती हूं कि थॉर्नडाइक के सिद्धांत में तो अब आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। आप थॉर्नडाइक के सिद्धांत के जो विभिन्न नाम है उनको ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि वो सिद्धांत के जो नाम है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो इसलिए इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। बढ़ते हैं आगे अगले सिद्धांत की तरफ। ये रहा हमारा बहुकारक का सिद्धांत। किसका सिद्धांत? थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया सिद्धांत। और थॉर्नडाइक की यदि पूछ ले कि अधिगम से संबंधित कौन सी थ्योरी दी थी, कौन सा सिद्धांत दिया था, तो स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी या एसआर थ्योरी या उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत उसे कहा जाता है। चलिए अपन बढ़ते हैं अगले सिद्धांत की तरफ। बुद्धि के अगले सिद्धांत को अपन क्रमिक सिद्धांत कह सकते हैं। किसके द्वारा दिया गया ये सिद्धांत? जेनसन के द्वारा दिया गया। तो जेनसन ने ये सिद्धांत दिया था पदानुक्रमिक या पदानुक्रम का सिद्धांत भी इसे कहा जा सकता है। क्या मतलब है इस सिद्धांत का? इन्होंने कहा कि भाई बुद्धि का जो विकास है, बुद्धि का विकास एक क्रम में संभव है। यानी बुद्धि का विकास एक क्रम में ही किया जा सकता है, एक क्रम में ही संभव हो सकता है। इसका भी एक निश्चित क्रम होता है। आप ये नहीं कह सकते कि भाई एक व्यक्ति जो है वो 10वीं क्लास में आते ही पहली क्लास में आते ही वो 10वीं के सारे प्रश्न हल कर देगा, वो 10वीं की क्लास को पार करने की क्षमता रखने लग जाएगा। जी नहीं, इसमें क्रम होता है और पहली क्लास के बच्चे के पास जो बुद्धि होती है उसमें उसी प्रकार की क्षमता होती है। तो इस प्रकार से वह एक निश्चित क्रम में ही विकसित होना या विकास इसका संभव हो सकता है। इसके साथ साथ अपन ये भी कह सकते हैं
कि भाई यह जो सिद्धांत है वो जो सभी योग्यताएं हैं उनके क्रम को महत्व भी देता है। तो अपन यूं कह सकते हैं कि यह सिद्धांत सभी मानसिक योग्यताओं को कर लेते हैं, मानसिक योग्यताओं को क्रमिक महत्व प्रदान करता है। ये लीजिए, बुद्धि का विकास जो है वो क्रम में संभव है और यह सिद्धांत है वो सभी मानसिक योग्यताओं को क्रमिक महत्व प्रदान करता है। तो इसके साथ साथ इन्होंने है वो सभी प्रकार की योग्यताएं जो बताई है उनके 2 स्तर बताए हैं। और यदि जेनसन की बात करें तो आर्थर जेनसन इनका नाम कहा जा सकता है। ठीक है, पदानुक्रमिक सिद्धांत या पदानुक्रम का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? आर्थर जेनसन के द्वारा दिया गया। इन्होंने क्या कहा कि भाई बुद्धि का सिद्धांत जो है या बुद्धि का जो है वो विकास क्रम में होता है और सभी मानसिक योग्यताओं के क्रमिक महत्व को या मानसिक योग्यताओं को क्रमिक महत्व इनके द्वारा प्रदान किया गया। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अपन देख लेते हैं कि भाई इस सिद्धांत के अनुसार योग्यताओं के जो 2 स्तर बताए गए हैं वो कौन कौन से बताए गए हैं। इन्होंने कहा है कि भाई व्यक्ति की योग्यता के स्तर, व्यक्ति की योग्यता के कितने स्तर होते हैं? 2 स्तर होते हैं। अब कौन कौन से स्तर होते हैं? देखिए, एक स्तर तो होता है साहचर्यात्मक या फिर अपन इसको निम्न स्तर भी कह सकते हैं। निम्न स्तर ये साहचर्य स्थापित करने का प्रयास करेगा, ये निम्न स्तर पर होता है तो इसमें साहचर्य की क्षमता होती है। अब साहचर्य होगा किसके बीच? इनपुट व आउटपुट। तो इनपुट व आउटपुट, इनपुट का मतलब हुआ कि अपन व्यक्ति जिसके बारे में विचार करने लगेगा उससे संबंधित कोई ना कोई निर्णय लेगा। तो अंदर का विचार करना, किसी भी वस्तु को देखकर अंदर विचार करना तो इनपुट हो जाता है और जब वह निर्णय देता है तो है आउटपुट हो जाता है। तो इसलिए इस सिद्धांत के अनुसार है वो साहचर्य स्थापित किया जा सकता है। और साहचर्य किस किस के मध्य स्थापित हो सकता है? इनपुट व आउटपुट के मध्य हो सकता है। दूसरे स्तर की बात करें तो दूसरे स्तर को इन्होंने उच्च स्तर नाम ही दिया है। और ये जो उच्च स्तर है वो किस प्रकार का स्तर है? वो संज्ञानात्मक स्तर है। संज्ञानात्मक स्तर है। देखिए, छोटी कक्षाओं में इनपुट इसको भी कह सकते हैं कि पहले अपन किसी चीज को बालक को बताएंगे तभी वह हमें आउटपुट देगा। यदि आपने किसी भी विषय से संबंधित बच्चों को बताया तो उससे संबंधित आप बाद में पूछ सकते हो, बच्चा उत्तर भी दे देगा। परंतु बड़ी कक्षा में आने के बाद बालक के संज्ञानात्मक स्तर का विकास होने के बाद, उसकी संज्ञानात्मक बुद्धि का विकास होने के बाद वह स्वयं सोचने समझने की क्षमता का विकास कर लेता है, स्वयं विचार करने की क्षमता का विकास कर लेता है। और जब वह स्वयं विचार करने की क्षमता प्राप्त कर लेता है तो उसमें ज्ञान से संबंधित योग्यता विकसित हो जाती है, उसमें संज्ञानात्मक योग्यता आ जाती है। तो ये कौन सा स्तर होता है? उच्च स्तर। निम्न स्तर में ऐसा कभी नहीं होता। जैसे मान लीजिए कि एक छोटा बालक है, उस छोटे बालक को आप सिखाएंगे कि 2 × 2 4, यहां तक कि याद भी करवाओगे, सिखाओगे, याद करवाओगे, तब जाकर वह आपको, जब बाद में आप कभी पूछेंगे कि बेटा 2 × 2 क्या होता है तो 4 होता है, बाद में वह बता पाएगा। उसके बाद यदि अपन उच्च स्तर की बात करें तो उच्च स्तर पर व्यक्ति का संज्ञानात्मक स्तर आता है। संज्ञानात्मक स्तर में बालक है वो
अपने संज्ञानात्मक विकास को प्रकट करता है। तो ये चीजें यहाँ पर इन्होंने बताई है। तो ये था आर्थर जेनसन का सिद्धांत, पदानुक्रमिक का सिद्धांत। इन्होंने पदों की क्रम को महत्व दिया है या मानसिक विकास का क्रमिक महत्व इन्होंने बताया है। और योग्यताएं कितने प्रकार की बताई है? 2 प्रकार की। तो उम्मीद करती हूं आज की क्लास के दोनों सिद्धांत आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में अगले सिद्धांत के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।